हेलो दोस्तों, क्रेजी जी के स्ट्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास होगी। क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको वीडियो में 3 जगह घुमाया जाएगा। आपको घूमकर लगेगा कि सच में हम वहाँ पर गए हैं, तो एक फीलिंग आपको आएगी कि हम सचमुच में उन जगह पर गए हैं। तो वे 3 जगह होगी। आपको दर्रे दिखाए जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिखाई जाएगी, और उसके बाद दोस्तों आपको ले जाया जाएगा माउंट आबू। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तीनों जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो तीनों जगह को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी आपसे पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक या मिडिल हिमालय। आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए, हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्या है? एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, यानी कि इसमें पर्वत मिले हुए हैं आपस में, और ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला है। ये भारतीय उपमहाद्वीप को अगर हम बात करें तो मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप है ना दोस्तों, उसे मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समानांतर श्रेणियों, जिन्हें कहा जाता है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। अब देखिए, जो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है ना दोस्तों, इसे कहते हैं शिवालिक। बीच वाले भाग को कहते हैं मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, और जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये जो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है, ये बिल्कुल भी कहीं से गैप नहीं है इसमें। अगर पहाड़ी शुरू हुई है तो वो कंटिन्यू चलती ही रही है, बीच में उसमें कहीं भी टूटी हुई नहीं है, आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें हिमालय किन किन देशों में फैला है, तो हिमालय पर्वत जो है वो 7 देशों में फैला है। इन देश के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। अगर हम बात करें संसार का जो सर्वोच्च शिखर है, माउंट एवरेस्ट जिसे कहती है, वो हिमालय का ही एक शिखर है, जो कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय पर है। कहाँ पर है? ग्रेट हिमालय पर है। अगर हम बात करें हिमालय के निर्माण की दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक सिद्धांत दिया जाता है, इसमें बहुत सारे वैसे सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कोबर के सिद्धांत की, और इस पर कभी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आज हम कोबर के सिद्धांत को डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, भू निर्माण के सिद्धांतों के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेटों से एशियाई प्लेट के टकराने से ये बना है। अब जो प्लेटों के नाम है दोस्तों, वे महाद्वीपों के नाम पर ही रखे गए हैं। किसके नाम पर रखे गए हैं? महाद्वीपों के नाम पर रखे हैं। अब कहा है इसमें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो प्लेट है, उनसे एशियाई प्लेट टकराई और उससे हिमालय का निर्माण हुआ। ये तो दोस्तों एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है, ये तो किसके अकॉर्डिंग है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। अब बात करेंगे हम किसकी? भूसन्नति सिद्धांत की, जो कि कोबर ने दिया है। अब देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है ना, वहाँ कभी तैतीस सागर था। ठीक है, जहाँ आज हिमालय पर्वत है वहाँ कभी तैतीस सागर था। तो तैतीस सागर ने कैसे हिमालय का निर्माण किया, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, कोबर ने 2 महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच, एक तो भारतीय उपमहाद्वीप था आपका, देखिए ये है भारतीय उपमहाद्वीप, इसके इधर था यहाँ पर ऊपर में 33C, और उसके ऊपर शेष एशियाई भाग था, जैसे चाइना है आपका या तिब्बत है, वो ऊपर की तरफ था। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे शेष एशियाई क्षेत्र, और ये था भारतीय उपमहाद्वीप। तो इनके बीच में क्या था? एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सी, छिछला या उथला सागर इसे कहते हैं। तो छिछला सागर था। कोबर ने कहा कि 2 महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच जो उथला सागर है, ठीक है, जो उथला सागर है उसे भूसन्नति कहा जाएगा। अगर 2 महाद्वीपीय क्षेत्र है और उनके बीच में कोई सागर है तो उसे भूसन्नति कहा जाएगा। कोबर ने कहा कि जितने भी वलित पर्वत हैं उनका निर्माण भूसन्नति के कारण ही हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी वलित पर्वत है वहाँ पर पहले
दो महाद्वीपीय क्षेत्र थे और उनके बीच में एक सागर था। अब जो भारतीय उपमहाद्वीप है और जो शेष एशियाई क्षेत्र है ना, इनके बीच में सागर कहा कि इसमें सागर था तैतीस सागर। इसे ही कहा गया भूसन्नति। क्या कहा गया? भूसन्नति। अब भूसन्नति से हिमालय कैसे बना या वलित पर्वत कैसे बना उसे देखेंगे। तो कोबर के अकॉर्डिंग वलित पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों के संकुचन, यानी भूसन्नति सिकुड़ गई। कैसे हो गई? सिकुड़ गई आपस में। तो भूसन्नति के सिकुड़न को बताया कि भाई जो वलित पर्वत है उनका निर्माण हुआ है भूसन्नतियों के सिकुड़न से। अब हिमालय के बारे में क्या कहा उन्होंने? हिमालय के बारे में कहा कि भाई करोड़ों साल तक जो महाद्वीपीय नदियां हैं ना, जो महाद्वीपीय नदियां है वे बहती रही और भूसन्नतियों में जो आपका ये महाद्वीपीय क्षेत्र है, ये दोनों, यहाँ पर आपका शेष एशिया है और यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप है, इनमें बीच में बहती रही नदियाँ। तो नदियाँ ने पोजीशन किया उस सेडिमेंट्स का, ठीक है, सेडिमेंट्स को कहती है अवसाद। तो नदियाँ अपने साथ लेकर आ रही थी बहाकर, क्या? अवसाद लेकर आ रही थी। अवसाद को आप कंकड़, पत्थर, राख, मिट्टी, बालू, रेत जो भी है उस वो सभी क्या होता है? अवसाद होता है। नदियों ने अवसाद इकट्ठा करना शुरू कर दिया उनमें, ठीक है। तो करोड़ों साल तक यही चलता रहा और नदियों ने इसमें अवसादों का जमाव कर दिया। इससे क्या हुआ देखिए, इससे इन भूसन्नति है ना उनकी गहराई में कमी हुई। भाई जब सेडिमेंट्स उसमें डिपॉजिट होंगे, कंकड़, पत्थर, ये सब चीज़ें डिपॉजिट होगी तो निश्चित ही भूसन्नतियों में कमी तो आएगी गहराई में, है ना, क्योंकि अवसादों का जमाव होगा वहाँ पर, अवसाद बढ़ते रहेंगे भूसन्नतियों में, भूसन्नतियों की गहराई में कमी आती रहेगी। उसके साथ साथ अवसादों का वजन भी तो बढ़ता जाएगा ना, जो कंकड़, मिट्टी, पत्थर ये भरेंगे उसमें, राख वगैरह ये जितने भी अवसाद है ये अगर बढ़ेंगे तो उसमें वजन भी बढ़ेगा, है ना। तो भूसन्नतियों में क्या हुई? धसान की क्रिया शुरू हुई, यानी भूसन्नतियाँ नीचे की ओर धसने लगी। नीचे की ओर धस भी रही थी वे भूसन्नति, और भूसन्नतियों में क्या हो रहा था? संकुचन भी हो रहा था, यानी आपस में उनकी चौड़ाई भी कम हो रही थी। भूसन्नतियों की जब चौड़ाई दोस्तों कम हो रही थी तो अवसाद जो जितने भी उसमें सेडिमेंट्स थे उनमें क्या हुआ? कंप्रेस हो गए वे आपस में, यानी बिछ गए। जब आपस में कंप्रेस हुए तो उससे क्या हुआ? वलित पर्वत एक बन गया, वलित पर्वत का निर्माण हो गया। किससे हुआ? संपीड़न फोर्स से, कंप्रेस्ड फोर्स से जो है वो वलित पर्वत का निर्माण हुआ। आप इसे दूसरे एग्जांपल से समझिए। आपने देखा होगा आप अपने घर में दो लकड़ियां लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं एक इधर, और बीच में रस्सी बांध देते हैं। अब इन पे क्या करते हैं आप? इन पे आप कपड़े सुखाते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सुखाओगे तो इनमें फोर्स लगेगा। ये जो आपकी रस्सियाँ है ये नीचे की ओर जाएगी ना, ये तो नीचे की ओर जाएगी, और साथ ही साथ इन पर क्या होगा? एक कंप्रेस फोर्स लगेगा दोस्तों। ये आपस में एक तरफ से झुकेगी, ठीक है। झुकेने के बाद आपस में एक टाइम पर ऐसे मिल जाएगी, तो इससे क्या होगा? एक ये भी वलित पर्वत की तरह बन जाएगी ना। तो यही थ्योरी लागू होती है दोस्तों इसमें, जो आपकी भूसन्नति है, ठीक है। तो भूसन्नति क्या थी? भूसन्नति थी जो दो महाद्वीपीय क्षेत्रों के बीच जो उथला सागर है उसे कहा गया भूसन्नति। और जहाँ जहाँ भी वलित पर्वत है वहाँ पर भूसन्नतियों के कारण ही वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, ऐसा कहा था कोबर ने। तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आपको पता है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। बीच की अगर हम बात करें तो बीच में है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय बीच में से ऐसे, मतलब उनके पर्वत एक इधर हो गया, फिर थोड़ी गैप रख के फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इस तरह से है। लेकिन ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय कंटिन्यूस है, उसमें कहीं भी जॉइंट नहीं है। तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है शिवालिक। उसके इधर आ जाता है भारतीय जो भूभाग है आपका, वो आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकिला दर्रा आपको बताना है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दर्रे की। जो दर्रा होता है आपका ज्योग्राफिकल टर्म है एक दर्रा, तो दर्रा क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये आपको दिख रहे हैं ना, इसमें दो पहाड़, एक इधर पहाड़ है एक इधर पहाड़ है, और ये बीच में क्या है? एक रास्ता है। ये रास्ता आदमियों ने नहीं बनाया, ये रास्ता प्राकृतिक रास्ता है। आप समझिए ये रास्ता कैसा है? प्राकृतिक रास्ता। इन प्राकृतिक रास्तों से क्या करते हैं? हम गुजरते हैं।
पहाड़ों या पर्वतों को क्या करते हैं, पार करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जो प्राकृतिक रास्ते हैं इन्हीं कहा गया दोस्तों दर्रा। क्या कहा गया, दर्रा कहा गया। अब जो सिपकिला दर्रा है दोस्तों, ठीक है, जो सिपकिला दर्रा है आप उसका एक बार क्लिप देख लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसा दर्रा दिखता है एक्चुअल में। अब देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है जो अभी आपने क्लिप में देखा, वो एक पर्वतीय दर्रा है। ठीक है, जो भारत और चीन की सीमा के पास है। इससे हम बात करें, इसी से भारत में सतलुज नदी इसी के सहारे दोस्तों प्रवेश करती है, आपको ये याद रखना है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था दोस्तों सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। उत्तर और जो दक्षिण भारत है उसको कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है। देखिए दोस्तों, मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रृंखला, आप इसमें देखिए मैप में, ये है विंध्य पर्वत श्रृंखला। अब देखिए ये नॉर्थ भारत हो गया, नॉर्थ इंडिया हो गया, और ये साउथ इंडिया हो गया। तो ये क्या काम करती है, एक डिवाइडर का काम करती है, भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटती है। अगर इसमें पर्वत की बात करें तो किस तरह के पर्वत है, इसमें गोलाकार पर्वत है दोस्तों। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो आपको आंसर लगाना होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन है दोस्तों, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। आपने बहुत नाम सुना होगा कुल्लू मनाली का, तो कुल्लू घाटी आपसे पूछा है कि कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक ज्योग्राफिकल टर्म आया है इसमें, घाटी। घाटी किसे कहते हैं, देखिए घाटी दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहाड़ों के बीच का, उन दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का गहरा भाग है। इस इमेज में देखिए आप, इस इमेज में देखोगे तो ये दो पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इनके बीच में ये गहरा भाग दिख रहा है ना, इसे ही कहते हैं घाटी। और आमतौर पर सामान्यतः इसमें नदी का प्रभाव भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा था कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है। कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल राज्य में स्थित एक हिमालय की घाटी है। किसकी घाटी है, हिमालय की। इसे देवताओं की घाटी भी कहती है। किसे कहते हैं, जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी को ही देवताओं की घाटी भी कहते हैं। यह धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। जो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है दोस्तों, उनके बीच में है और व्यास नदी के सहारे ये फैली हुई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है, कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच। क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किसे किसे जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है वो किसे किसे जोड़ता है, आपसे पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर व लेह को। अब देखिए दोस्तों, जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है और यह जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। अब जास्कर पर्वत श्रेणी कौन सी है, देखिए दोस्तों, हिमालय से ऊपर भी एक हिमालय का ही भाग है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका निर्माण हिमालय से भी पूर्व में हुआ, हिमालय से भी पहले इसका निर्माण हुआ, इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये तीन पर्वत श्रेणियों से मिलकर बना है। जैसे एक होगी हमारी काराकोरम श्रेणी, दूसरी होगी हमारी लद्दाख श्रेणी और तीसरी होगी हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जोजिला दर्रा किसे किसे जोड़ता है, श्रीनगर व लेह को। क्वेश्चन है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला, पर्वतों की लगातार एक कंटिन्यूएशन सीरीज है पर्वतों की, जो भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है, कौन सी है। पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है या अरावली श्रेणी है। दोस्तों इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट। क्या होगा इसका आंसर, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर एक दो दिन में आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगी, डिटेल में हम जानेंगे कि पश्चिमी घाट क्या होता है। क्वेश्चन है, जोगिया गोरसप्पा प्रपात किस नदी पर है। इसका जो नाम है अभी वो महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। ये है कर्नाटक में और श्रावती नदी पर।
अब देखिए दोस्तों, ये दिख रहा है ना आपको कितना सुंदर वाटरफॉल है। इसका नाम है जोग या गोरसप्पा, जो इसका अभी जो नया नाम है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। ये शरावती नदी पर है। शरावती नदी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्वेश्चन का क्या होगा? शरावती नदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कहाँ है? पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल आपसे पूछा है। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं, वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो है डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। अगर जो पश्चिमी हमारा घाट है उसकी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे वो है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगर आपको पश्चिमी और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल देखना है दोस्तों, तो ये देखिए, ये है पश्चिमी घाट, ये है यहाँ पर पूर्वी घाट, और ये देखिए ये मिल रही है आपकी नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ। तो नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में भी आता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। पहाड़ों की इस श्रेणी को नीलगिरी हिल्स या द क्वीन ऑफ हिल्स या ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि नीलगिरी पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा ब्लू माउंटेन्स या द क्वीन ऑफ हिल्स या नीलगिरी हिल्स। भारत की जो टोडा जनजाति है, जो भारत की टोडा जनजाति है, वो इसी पर्वत श्रेणी के ढलानों पर रहती है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी के ढलानों पर रहती है। अगर आपको नीलगिरी पर्वत श्रेणी देखनी है तो दोस्तों देखिए, ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल। तो नैनीताल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का सुप्रसिद्ध पर्यटन नगर है। आप भी कई बार घूमने गए होंगे, या नहीं गए तो आप जा सकते हैं नैनीताल, लेकिन बीमारी के ख़त्म होने के बाद। अब दोस्तों, नैनीताल जिले में सबसे अधिक ताल है। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील। झीलों का शहर नैनीताल उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध स्थल है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ये बसा है और यह झीलों से घिरा है। इनमें सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है। तो झीलों का शहर कौन है? नैनीताल। और क्वेश्चन का आंसर क्या है? नैनीताल। क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जो माउंट आबू, आपने कई बार नाम सुना होगा, माउंट आबू पर घूमने जाते हैं, ठीक है। तो माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरावली। अरावली कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के एक सिरोही जिला है, उसमें यह माउंट आबू स्थित है, जो भारत में अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह संसार की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है। पहले यह भी नहीं थी और वलित पर्वत की तरह थी, लेकिन इसका इरोजन होता गया। इरोजन जो भौगोलिक प्रभाव के कारण, मौसमी प्रभाव के कारण इसका इरोजन होता गया। तो आज ये भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान।
अरावली की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो वो गुरु शिखर है, और गुरु शिखर ही सिरोही जिले में है। तो सिरोही जिले में ही गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, और इसी पर क्या है, माउंट आबू। अगर आपसे पूछता है दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो कि 5 मंदिरों का एक समूह है, ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, माउंट आबू है अरावली पर्वत श्रेणी पर। अगर दोस्तों आपको भी घर बैठे माउंट आबू पर घूमना है तो ये क्लिप आपके लिए है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।